बट शो अस सम साइंस कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। टोल्ड यू इट्स द 6th लार्जेस्ट? किसने बोला है? कौन से क्रेडिबल सोर्स ने बोला आपको? ऑफ कोर्स इसको गूगल ही करना पड़ता है, माफी चाहूंगा लेकिन गूगल ही करना पड़ता है। गूगल करके ये रिपोर्ट निकाला आपके लिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। आई होप यू विल अग्री, कितने भी अर्थशास्त्री हो, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो ये बोल रहे हैं कि हाउ इंडियन इकोनॉमी स्लिट टू 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया बात कर रही है। सर दैट इज नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम बात कर रहे हैं इस समय आपातकालीन स्थिति जो है जी। सो इफ यू डोंट लाइक द गवर्नमेंट, वो आपको मुबारक हो, लेकिन गवर्नमेंट को लाइक करने की बात नहीं है। महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ रही है, वो तो सवाल पूछना पड़ेगा। एक बात जैसे चर्चा हुई कि आप एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम कर देते। दूसरी बात बोली गई, हो सकता है कि आप अगर जीएसटी में ले आए तो हो सकता है और ज्यादा रिलीफ जनता को मिले। हम अभी मैं बात कर रहा था कि 4th से 6th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया है भारत, और रुपए के दामों के बारे में जब बात कर रहे थे, हम 4th से 6th कब बन गए? सर ये खबर तो बहुत पुरानी हो गई, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले की खबर है। करते हैं, मैं बता देता हूं, हम तो फर्स्ट बन गए हैं सर। आप मुझे, आपको नहीं पता? ठीक है, आप इसके साथ मुझे दो तीन साइंस बता दीजिए कि हम भारत विश्व गुरु बन रहा है। मुझे आपसे बात करके यही समझ में आ रहा है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। तो मुझे 3 साइंस दिखा दीजिए, भारत के 3 साइंस दिखाइए कि ये दिखाता है जी कि हम विश्व गुरु बन रहे। 3 से 4 बता दीजिए बातें। विश्व गुरु की मैंने आपसे पूछा है कि आप तो भड़क रहे हैं सर। नहीं, मैं भड़क नहीं रहा सर, पूछा है कि मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल कंफर्म खबर है, कंफर्म खबर है। मैं खामोश हो जाता हूँ, आप बोलते रहिए सर, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी बट शो अस सम साइंस कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। टोल्ड यू इट्स द 6th लार्जेस्ट? किसने बोला है? कौन से क्रेडिबल सोर्स ने बोला आपको? ये बैठे हमारे इकोनॉमिस्ट रजनीश कुमार, पूछ लीजिएगा इनसे। वही बात आ जाएगी। एक मिनट सर जी, आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। रजनीश कुमार साहब, मुझे मालूम नहीं आपने कब अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री की है, मैंने 72 में की थी सर। और रिग्रेशन एनालिसिस, इनको समझा दीजिए वो क्या होता है। वी आर स्टिल 3rd और 4th। ये रुपी डिप्रिशिएट कर गया, आप कौन सी करेंसी में उसको नाप रहे हैं कि हम 6th लार्जेस्ट बन गए हैं? विश्व गुरु की कौन बात कर रहा है? विश्व गुरु की तो हम पूरी दुनिया बात कर रही है। मैं नहीं बात कर सर, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम बात कर रहे हैं इस समय आपातकालीन स्थिति जो है जी। सो इफ यू डोंट लाइक द गवर्नमेंट, वो आपको मुबारक हो, लेकिन इतना गवर्नमेंट को लाइक करने की बात नहीं है। महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ रही है, वो तो सवाल पूछना पड़ेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। आपसे सर, पूरी दुनिया, आपको पता है ग्लोबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2025 में कितना था? मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? पता कर लीजिएगा ग्लोबल रेट। मैं तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा सर कि आप ये दिखाइए कि 2-3 साइंस ऐसे जिसे लगे, जनता को लगे कि हाँ वी आर इन द राइट डायरेक्शन। गिव मी 3 साइंस। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ी है। ओके। दूसरा मैंने आपको यह बताया है सर, खाद्य पदार्थ जो हमारी अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी कीमतें नहीं बढ़ रही जितनी होनी चाहिए। बाकी दुनिया सर, लेट मी कंप्लीट, ये कोई और आ गया है बीच में। जी। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं सर। और तीसरा, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमने बनाए थे, अब यूए के साथ जो अग्रीमेंट हुआ उनमें और इजाफा होगा। सो सर, जब आप क्रिटिसाइज करते हो, आप कंपैरिजन करिए। रिग्रेशन एनालिसिस ये होता है, हम देखते हैं कि आज के हालात क्या हैं, उसके आधार पर हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो मैं देख रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने बड़ी होशियारी के साथ जो कुछ किया है, हमने कीमतें नहीं बढ़, वो आप कह दीजिए कि इलेक्शंस के अभी और भी इलेक्शन होंगी तब करेंगे, दिस काइंड ऑफ थिंग डजंट मैटर टू एनीबॉडी। ये सोशल मीडिया का जमाना है, वो ये बातें करें। रियलिटी ये है, वी हैव हैंडल्ड इट एज वेल एज वी कैन। हमारी कंपनियों को नुकसान हो रहा था, जैसे कुमार साहब बता रहे थे, सही है, उनको रिलीफ देना था, सही है, वो दिया है जहां तक हम दे सकते हैं। बट ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। आपको तो पता ही है यूरोप में कितनी महंगाई चल रही है, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में महंगाई भत्ता कितना, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं सर। और फिर आपने कहा कि 12,000 रुपए की जो तंग, डू यू नो व्हाट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज सर? आपको मालूम है क्या है पर कैपिटा? जी पता है सर, आप पता कर लीजिएगा, गूगल पे मत जाइए, बता रहा हूं, पता है। गूगल आपको कुछ और बताएगा। एनीवे, गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट। और फाइनली मैं बता देता हूं, एक जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्रोफेसर स्वामी साहब भी जो बहुत जानकार हैं, और रजनीश कुमार जी, हैव यू एनी आइडिया? अभी एक आदमी है, नाम सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप, वो गया हुआ है चाइना, और वहां बातें बड़ी चल रही हैं, बाद हम मिलके दुनिया संभालेंगे। अमेरिका की लेटेस्ट अप्रैल 2026 आईएमएफ के फिगर्स क्या है, साइज ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी? रजनीश साहब, आप तो जानते हैं, $32 ट्रिलियन।
ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। आईएमएफ की वेबसाइट पे देखिए, 32 ट्रिलियन। चीन की कितनी है? 20 ट्रिलियन। फर्क देख रहे हैं दोनों में? और ये भारत सच्चाई। भारत का भी जोड़ना चाहिए सर, 3 ट्रिलियन, पांच राइट? सर, हम तो 5 ट्रिलियन पे है ना सर। एवरीबडी एक्नॉलेजेस दिस। द रियलिटी इज कि जो दुनिया में इस समय उथल पुथल मची हुई है, वी आर ट्राइंग टू इंसुलेट आवरसेल्व्स जितना हम कर सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं, आप जैसे जो महान एंकर्स हैं और रजनीश कुमार साहब जैसे जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, यू सपोर्ट द गवर्नमेंट। आप क्रिटिसिज्म के बजाय आप रास्ता बताइए कि ये करिए। सर देखिए, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट देखिए एक्सपेक्ट्स। 2012 में भी सरकार होती ना, तो उनसे हम यही सवाल पूछ रहे होते। ठीक है, अब 2014 में हो 2024 में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी सरकार हो। आई थिंक जर्नलिज्म में हमें यही सिखाया गया कि आप सवाल पूछो, जो चीजें जनता के लिए है। सरकार के लिए क्या है वो डिफरेंट मैटर हो सकता है। ऑफ कोर्स देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन अग्री और नॉट अग्री, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बस ठीक है। स्वामी साहब, आपको क्या लग रहा है इसमें? एक्साइज ड्यूटी की बात हुई और जैसे साइंस की बात हुई कि हाउ हाउ बेटर आर वी एज एन इकोनॉमी, तो आपको आपके साइंस क्या है? आई एम श्योर यू वांट टू रिप्लाई टू वोरा साहब। देखिए, जो रजनीश जी ने कहा कि ऑयल कंपनीज को बड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब आपको बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज की चिंता है, देश के गरीब आदमी की चिंता नहीं है। उस आदमी की चिंता नहीं है जिसकी 12,000 की तनख्वाह है, जो सड़क पे बेचारा रो रहा है कि उसका घर नहीं चल रहा है, उसकी 100 रुपए केजी की गैस 500 रुपए केजी की हो गई है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। जब $30 पर बैरल का तेल था, उस समय टैक्सेस बढ़ा के जो सरकार ने 50 लाख करोड़ का एक बफर यूज किया है, सब्सिडाइज क्यों नहीं कर देते? 2-4 लाख करोड़, जब 15 लाख करोड़ आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ कर सकते हैं, तो ऑयल कंपनीज को पैसा नहीं दे सकते। सारा दोष हमारा, सारा बोझ जो है हमारी देश की गरीब जनता सहेगी, मिडिल क्लास सहेगा। और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए आप विदेश जाएंगे, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, कहीं पोर्ट ले लेंगे, कहीं पे पावर का अरेंजमेंट कर लेंगे बांग्लादेश से, कहीं श्रीलंका के अंदर आइलैंड ले लेंगे, उनसे अपने बंदरगाह ले लेंगे। कोई एजेंडा नहीं बनेगा किसी विजिट का, वो नहीं बनेगा। हमसे कहा जाएगा विदेश मत जाइए और खुद विदेश यात्रा पे निकल जाएंगे। देखिए, ये सब नहीं चलेगा। देश की गरीब जनता का सोचना पड़ेगा। ये देश गरीबों का देश है। गरीबों को रोटी भूखी करके बिल्कुल, और उन्हें बेचारों को सड़क पे लाके, उनके घर नहीं चल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, उनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, और यहाँ बड़े बड़े लोग आके करोड़पति और अरबपति लोग जो है उपदेश दे रहे हैं कि ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है। ऑयल कंपनीज के नुकसान की चिंता है, अडानी अंबानी जी के नुकसान की चिंता है। हमारे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उसकी किसी को चिंता नहीं। जी, हमारे हमारे साथ ग्राउंड से भी लोग जुड़े हुए हैं, और शिवेंद्र गौड़ जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हम लोग स्टूडियो में हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जैसा अभी बोला स्वामी जी ने, रियलिटी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या तकलीफें उनकी हैं, और उनका क्या सोचना है अभी सरकार के बारे में। शिवेंद्र जी, क्या आप हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? लोगों से बात की तो उनकी अभी समस्याएं क्या हैं, या उनके मन में अगर डर है तो डर है या नहीं है, या उनको भरोसा है सरकार कंट्रोल कर लेगी चीजों को? लेकिन अगेन इसमें दो तीन तरह की चीजें हैं। लोगों को किस तरह लगता है, लोगों ने इस तरह किस तरह से लिया है, वो एक अलग बात है। और हुआ क्या है, दो बलट। मैं जी। सबसे पहले लोगों क्या राय वो आपको बताता हूँ, और मैंने आपको वीडियोस भी भेजे हैं। सबसे बड़ी बात है, लोगों का मानना यह है कि भाई, बहुत से लोग ये मान रहे हैं जो बड़ी गहराई से इस चीज को नहीं समझते हैं। सरकार ने जो कहा है, सरकार का जो संदेश है, उस संदेश के आधार पर उनको मानना यह है कि चूंकि एक युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसका प्रभाव दुनिया पर पड़ रहा है, तो ये शायद उसकी वजह से हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि ये अगर युद्ध चल रहा था तो ये युद्ध आज नहीं चल रहा है, ये युद्ध पहले से चल रहा है, 2 महीने पहले से चल रहा है। और उस समय उनको ये तो नहीं पता था कि क्रूड ऑयल का रेट कितना हुआ था, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि क्रूड ऑयल का रेट आज से भी ज्यादा था। तो ये दाम क्यों नहीं बढ़े? आखिर कंपनियों को घाटा हो रहा था तो कब क्यों नहीं हो रहा था? मैंने भी इसमें थोड़ा सा अंदर जाकर के देखा। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, शास्त्री बैठे हैं, मैं एक साधारण रिपोर्टर हूँ जो ग्राउंड पे लोगों की मंशा जानता हूँ। मैंने भी उसको फिर थोड़ा सा सर्च किया, जाना और देखा, और गूगल मैंने कई और जगह भी देखा। वो सही है गलत है ये मुझे बताएं। मेरी जानकारी में ये आया कि 2021 से 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर 69 से लेकर $70 पर बैरल तेल था। ठीक है, उस समय सरकार को लगभग 2,862 करोड़ का घाटा हुआ था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 जो है 24 है, उसमें सरकार को 81,000 करोड़ का फायदा हुआ। 25 में
52,000 करोड़ का, और 26 में भी 76,000 करोड़ का फायदा हुआ, उसके हिसाब से अनुमान था। तो सवाल ये जो 2 लाख करोड़ के आसपास फायदा हुआ, इसको भी छोड़ दीजिए। तो तब एक सवाल जो लोगों का था ये कि तब ये दाम कम क्यों नहीं किया गया, ये सवाल जरूर है। अगर उस समय आज घाटा है, निश्चित तौर पे हम ब्लीडिंग नहीं होने दे सकते कंपनी की। मैं राजनीतिक टिप्पणियों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारे देश का उद्योगपति बर्बाद हो जाए, इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन इस बात से सहमत, अगर ब्लीडिंग हो रही है बचाएंगे, लेकिन जब मुनाफा कई हजार करोड़ लगाया जा रहा है, तब उस समय देश की जनता को क्या तेल के दाम कम करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले ही तिमाही में, पहले ही बार में वो घाटा जो 23 का था वो पूरा हो गया था। सवाल एक। दूसरा सवाल जो पॉलिटिकल है, वो ये भी कहना चाहूंगा, नागेंद्र जी पूछेगा जो भी, मैं सरकार का ना विरोध में हूं ना, नहीं, वो आपको सुन पा रहे हैं, सभी गेस्ट आपको सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल जो है, बिल्कुल मेरा एक सवाल ये दिमाग में मेरे आता है, और मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने भी ये सवाल उठाया, मैं उस सवाल को विस्तार देता हूं। वो सवाल ये था कि चुनाव के दौरान ये दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या इसको इस तरह से मैं नहीं ले सकता कि चुनाव के दौरान दाम बढ़ाने से लोगों के अंदर में एक नाराजगी सरकार के प्रति हो सकती थी, उसका प्रभाव वोटों पे पड़ सकता था? क्या इसमें बड़े गए तो हजारों करोड़? जी, आपका सवाल समझ गए, मैं वोरा साहब के पास पहले जाना चाहूंगा। वोरा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जी स्क्रीन पे जान दीजिए। ठीक है शिवेंद्र जी, कंप्लीट करिए, फिर वोरा साहब के पास। मेरा सवाल पूरा नहीं होगा, सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, ये पॉलिटिकल सवाल रह जाएगा। अरे कई हजार करोड़ का अगर घाटा आज हो रहा था, तो जब $120 का भी तेल हो गया था, तब इससे ज्यादा घाटा हो रहा होगा। तब उनकी ब्लीडिंग क्यों होने दी गई? क्या वो ब्लीडिंग नहीं होने 3 महीने किस चीज का इंतजार हो रहा था? वॉर आज थोड़ी शुरू हुई है, वॉर 3 महीने पहले शुरू हो चुका था। ये आपका सवाल है। चलिए वोरा साहब से पहले जवाब लेते हैं। वोरा साहब, एक बार अगर आप स्क्रीन पर देख पाए तो हमने एक रिपोर्ट लगाई है इंडियन एक्सप्रेस की। ऑफ कोर्स इसको गूगल ही करना पड़ता है, माफी चाहूंगा, लेकिन गूगल ही करना पड़ता है। गूगल करके ये रिपोर्ट निकाला आपके लिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। आई होप यू विल अग्री, कितने भी अर्थशास्त्री हो, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो ये बोल रहे हैं कि हाउ इंडियन इकोनॉमी स्लिट टू 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ना सर, विद जापान यूके ओवरटेकिंग। तो रिपोर्ट तो सही है सर। और किसने बोला आपको सही है? IMF की रिपोर्ट देख लेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। अब ऐसे तो मैं आपको 10-15 आर्टिकल और मतलब लगा के दिखा सकता हूं, सुनो मेरे चाचा जी, कि जस्टिफाई करने की जरूरत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम सुना है सर? IMF जी सुना है, बिल्कुल सुना है। आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है सर? हाँ जी सुना है। उनकी रिपोर्ट पे ज्यादा भरोसा करोगे कि इंडियन एक्सप्रेस पे? इंडियन एक्सप्रेस उनकी सुन लीजिए, जवाब आ गया सीधा यहाँ से। कल लेट मी कंप्लीट प्रोफेसर साहब, करेंगे, विदेशी की नहीं करेंगे, विद टोटल ह्यूमिलिटी। जी वोरा साहब प्लीज करेंगे, हम देश पे भरोसा करेंगे। वोरा साहब को सुन लेते हैं सर, आपके पास फिर आएंगे। वोरा साहब प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मुझे आई हैव टू लीव, मैंने पहले कहा था। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, जो आप भी जानकारी लेते हैं, मैं आपको बहुत सी रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स दिखा सकता हूं कि हम कौन सी लेवल पे हैं एटसेट्रा। अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, अगर आप IMF को नहीं ट्रस्ट करते, वो आप पे मुनासिफ है। फाइनली प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया था कि गरीब के घर में चूल्हा वूल्हा, 80 करोड़ लोगों को जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, वो आपको मालूम है ना कि वो भी बंद हो गया। इंडियन एक्सप्रेस ने बोला वो भी बंद कर दिया। वो हम क्यों एक जाते जाते सर सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि वॉर तो 3 महीने पहले शुरू हो गया था, तो ये तो पहले भी किया जा सकता था। सरकार पहले भी आगाह कर सकती थी कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दें। प्लीज सर, प्लीज। आपको मालूम था कि यूक्रेन पे हमला करने वाला है रूस? अरे 3 महीने पहले वॉर हुई है ना सर। प्लीज, आपको मालूम था कि ये हमला होगा ईरान के ऊपर? शायद आप अंतर्यामी है। 28 तारीख को हमला हो गया, अभी तो सबको पता था। 28 तारीख को तो पता था सबको, 28 फरवरी को। Anyway sir, I must leave because you are not prepared to listen. सर इसीलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश कुमार साहब, आप संभालिएगा, ये सुनने को तैयार नहीं है किसी की बात। यही सो में क्यों स्टेटमेंट आ रहा है? फिक्सेटेड ऑन हिमसेल्फ ये व्यक्ति, सर अपनी बात सुनाएगा सबको। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। दोबारा उम्मीद करता हूं कि मौका मिलेगा। आप जाके अपनी इकोनॉमी को पता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई हैड सेड दैट आई विल लीव एट 4:30, अब 4:32 हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए कोई बात नहीं, रजनीश जी से समझते हैं, फिर चलेंगे। शिवेंद्र जी भी हैं, अखिल स्वामी सर भी हैं। रजनीश जी, आपको क्या लगता है, मतलब ये स्ट्रैटेजिकली सही था या सरकार के लिए केवल सही था? स्टेटमेंट तो 2 महीने पहले आ जाता तो जनता ज्यादा जागरूक रहती।
और तेल बचाती। देखिए, सबको पता था ऑयल हम बाहर से डिपेंडेंट है, और इवन जो विपक्ष थी वो भी हाईलाइट करके इस बात को रखा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट बढ़ाए जाएंगे, जी गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने पहले शॉक को इमीडिएटली पब्लिक को पास ऑन नहीं किया, उसको थोड़ा वेट किया, ऑब्जर्व किया। और अभी अभी भी बहुत ज्यादा नहीं आया है, 3 रुपए आए हैं, और धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही सिचुएशन क्रूड मार्केट में रहा, इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में, तो आ जाएगा। देखिए, दो चीज समझना बहुत जरूरी है, एक तो सप्लाई और दूसरा प्राइस। सप्लाई हमारे हाथ में है, सप्लाई भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके हाथ में नहीं है। हमारे जी तकरीबन 1 लाख से ऊपर पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन कोई भी ड्राई नहीं हुए। प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट से चलते हैं। अब क्रूड के प्राइसेस अगर 112 $120 पहुंच जाए तो हम क्या कर लेंगे? हमारी तो मजबूरी है, हम तो इंटरनेशनल मार्केट से ही हमें खरीदना पड़ेगा। तो जी सप्लाई कम नहीं हुई, लेकिन जो प्राइसेस है उसके अफेक्ट भी पब्लिक को पास ऑन करने नहीं दिया, है ना? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इमीडिएट शॉक को पब्लिक को डालने की बजाय थोड़ा अब्सॉर्ब करने का उसका फैसला लिया, और धीरे धीरे अभी पेट्रोल जी जब अभी तक $100 के ऊपर रहे थोड़ा कंटिन्यूअसली, तो फिर इम्पैक्ट इसका देखने को थोड़ा मिल सा रहा है। मैथमेटिक्स समझा दीजिए। एक आम आदमी जो 25,000 रुपए अगर कमाता है, अगले जी 2 से 3 महीने में वो महंगाई की मार किस तरीके से दिखेगी? दूध के दाम, देखिए, फल सब्जी, अब अनाज। अगर आम आदमी अगर 50 लीटर अगर पेट्रोल लेता है तो सीधे सीधे ₹150 उसका बजट आएगा। दूसरा ये है कि ये ₹3 बढ़ाने से उतना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर क्रूड के प्राइसेस में अगर $10 में इजाफा होता है, तो जो इन्फ्लेशन होता है वो 0.3 से 0.5% का इम्पैक्ट आता है। जी लेकिन ये $10 का इम्पैक्ट इंडियन कस्टमर के ऊपर तो डाला ही नहीं गया। तो इसका बिल्कुल डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मैं मतलब इमीडिएट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ। जी प्रोफेसर स्वामी, हाउ डू यू से इट? आपको क्या लगता है किस तरह का इम्पैक्ट होगा? ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है उस पर किस प्रकार का असर पड़ेगा? एक 25,000 कमाने वाले के लिए अगर महंगाई बढ़ेगी तो किस प्रकार से बढ़ेगी? नहीं नागेंद्र जी, रजनीश जी से जरा ये पूछने का प्रयास कीजिए कि गवर्नमेंट जब 16 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर देती है, तो ये छोटे छोटे लोगों पे ये ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं अगर क्रूड के प्राइस बढ़े? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में $120 पर बैरल नहीं हुआ था? जी मनमोहन सिंह अगर सब्सिडाइज कर सकते हैं तो हमारे मोदी जी क्यों सब्सिडाइज नहीं कर सकते? हमारे देश के गरीब आदमी से एक्सपेक्ट देशभक्ति क्यों करते हैं? ये देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों से थोड़ी देशभक्ति क्यों नहीं वो करते हैं? अरे ये बताइए नगीन जी, कितने हमारे गरीब लोग जो अभी कह रहे थे हमारे वोरा साहब, अरे 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, क्या वो सोना खरीद रहे हैं? क्या सोना कौन खरीद रहा है? या तो आरबीआई खरीद रहा है, या ज्वेलर्स खरीद रहे हैं, या करोड़पति अरबपति लोग खरीद रहे हैं। अरे जी 1.5 लाख रुपए का 1 तोला सोना कौन सा मिडिल क्लास खरीद रहा है भाई? वो तो अपनी बेटियों की शादी भी नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, सीधी सी बात है, गरीबों का शोषण और अमीरों का पोषण, ये है सरकार की। जी जी शिवेंद्र जी, मैं सर की बात पे एक बात कहना चाहूंगा, और जी सर मेरे से बहुत सीनियर है और बहुत ज्यादा मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन सर ने एक पहले बात कही थी कि यहाँ पे ये जाते हैं तो दूसरे लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाते हैं, अडानी और अंबानी के लिए। मैं देखता हूँ कि जब यूएस के प्रेसिडेंट जाते हैं, अभी मैंने आज ही पेपर में पढ़ा इकोनॉमिक टाइम्स में कि उसमें उन्होंने तकरीबन ट्रम्प ने 200 जो शिप्स होते हैं, वो हवाई जहाज होते हैं, उनके ऑर्डर बोइंग को दिलवाए हैं चाइना से। तो देखिए, ये इकोनॉमी तो चलती रहती है इससे, सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं चलता। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो देश को संभाल रहे हैं। हाँ, नेचुरली जो गरीब जनता है उसका भी बहुत योगदान है, लेकिन एक बैलेंस वे होता है। सरकार सिर्फ इंडस्ट्री के लिए या सिर्फ जनता के लिए काम नहीं कर सकती, दोनों को जी साथ में लेके चलना चाहिए। और 16 लाख करोड़ रुपए किसी के माफ हुए हैं तो गवर्नमेंट ने माफ नहीं किए हैं, वो अब भाग गए हैं। और भारत का जो लीगल सिस्टम है, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, और जो बाकी जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, तो जी उसके तहत लीगल वे में उनका माफ हुआ है या जो भी हुआ है। तो ये गवर्नमेंट ने किसी को माफ नहीं किया कि भाई आपको देने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट? नहीं, ये मैं तो ये जानना चाहता हूं कि भाई देखिए, ये अब जैसे मोदी जी विदेश गए, पहले जब मनमोहन सिंह जाया करते थे तो एक एजेंडा होता था मीटिंग का, पत्रकार लोग उनके साथ जाते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, वॉच करते थे।
जब लौट के आते थे एक मिनट्स बनते थे, क्या एजेंडा था और क्या पाया। जब से मोदी जी जाते हैं कोई एजेंडा बनता है क्या, कोई मिनट्स बनते हैं क्या, क्या पाया क्या खोया क्या। अच्छा, केवल हमारे देश में 2 ही पूंजीपति हैं क्या? उदय कोटक क्या कह रहे हैं, हमारे बजाज साहब क्या कह रहे हैं? भाई राहुल बजाज भी है, उदय कोटक भी है। आप केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाएंगे, एमएसएमई को खत्म कर देंगे, छोटे इंडस्ट्रीज को खत्म कर देंगे, और नोटबंदी इसलिए करेंगे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोग जाके खरीदें, कैश क्रॉप खत्म हो जाए, हमारा फार्मर जो है बेचारा परेशान हो जाए, वो सड़क पे आ जाए। उसके बाद भाई देखिए, हर चीज केवल 2 पूंजीपतियों के लिए मत कीजिए। एमएसएमई डिसेंट्रलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन कीजिए। आपने तो 2 इंडस्ट्रीज में सारा का सारा, फिर ये कह रहे हैं लोन 16 लाख करोड़ का। अरे भैया ये बताइए, आज जो एक फ्रॉड कंपनी जिसको डिक्लेयर किया अनिल अंबानी साहब को, उसको आपने राफेल का एसोसिएट क्यों बनाया? क्या उसके क्रेडेंशियल्स आपको नहीं पता थे? फिर ये जो हमारे वो गए थे 4 बड़े बड़े पूंजीपति लंदन में जाके तीसरी शादी कर रहे हैं और वहां स्कॉच पी रहे हैं, वो ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे लोग जो है अब 8 साल हो गए, वापस क्यों नहीं आए? उनका रेड कॉर्नर नोटिस क्यों वापस हो गया? चलिए मेरी चलिए, केवल वो अपेक्षा थोड़ा है, अलग गरीब इशू है सर। आदमियों की चिंता कीजिए, गरीब आदमियों की चिंता कीजिए। गरीब आदमी परचेजिंग करता है, डिमांड क्रिएट करता है, अमीर आदमी डिमांड नहीं क्रिएट करता है। देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी अगर कंजम्पशन इकोनॉमी को आप खत्म कर देंगे। अगर गरीब के हाथ से परचेजिंग पावर को छीन लेंगे, बेचारा ना दूध पी पाएगा, ना रोटी खा पाएगा, ना मकान ले पाएगा, गांव की तरफ भाग जाएगा, और ये इंडस्ट्री भी रोएंगे, इनके भी काम करने वाले नहीं मिलेंगे। जी ठीक है, ये देखिए मेहुल चौकसी और ये सारे मुद्दे तो एक अलग ही जॉनर के मुद्दे हैं, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जाते जाते हम ये डिस्कशन अब थोड़ा बंद करना चाहेंगे। 40 मिनट का हमारा डिस्कशन हुआ है। जाते जाते सबसे पहले शिवेंद्र जी के पास चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से आखिरी कमेंट लूंगा। शिवेंद्र जी, बस थोड़ा सा ये समझाते जाइए कि लोग, एक जो अभी चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि ठीक है जी 110 रुपए का पेट्रोल होगा तो क्या हो गया, 115 का पेट्रोल हो गया तो क्या हो गया, हम तो खरीदेंगे ही। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलूंगा तो फिर उस पर काफ़ी सारी चर्चाएं होंगी कि आपने शेयर पाला है तो आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ये सारी जो बातें हैं, लोगों का सेंटिमेंट्स कैसा है। और यूपी इलेक्शन चलिए मान लीजिए 6 महीने 7 महीने दूर हो, या पंजाब इलेक्शंस दूर हो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी काम करती है अभी से तो उनकी तैयारियां चल रही होंगी, तो कैसा माहौल चल रहा है? देखिए नागेंद्र जी, मैं आपको इस चीज में, जैसे आपने जो जवाब मांगा है मुझसे, मैं सबसे पहले जनता के सेंटीमेंट आपको बताता हूँ जी। उसमें मैंने 2 तरह के सेंटीमेंट बताया। जनता ने ये माना है कि ये पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें और जो 2 रुपए सीएनजी पर भी बढ़े हैं, इन तीनों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ये केवल हमारी जो ट्रेवलिंग है उस पर नहीं पड़ेगा, इसका हमारा ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा, हमारी सारी खाने पीने की चीजें पड़ेंगी, और ये जो 3 रुपए की बात हो रही है, इसका प्रभाव हर बहुत सी चीजों पर पड़ेगा। तो महंगाई की मार आने वाली है, बात ये लोग समझ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, जहां पर हमें जो बात करनी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए और किस तरीके से लोगों के दिमाग में बात की। गवर्नमेंट ने बड़ी समझदारी से बात की, उसका हर स्टेप बहुत ही समझा हुआ पॉलिटिकल था। मैं कुछ चीजों से यहाँ पर, जैसे स्वामी जी हैं, उनसे असहमत हो सकता हूँ, कुछ चीजों तो उनकी सहमत भी हूँ। पूरी तरीके से ना सहमत हूँ ना पूरी तरीके से असहमत हूँ। लेकिन पॉलिटिकल बात से अलग मैं बताता हूँ कि उसने क्या किया। उसने सबसे पहले बताया कि हम टैक्स घटा रहे हैं ताकि जो है तेल के दाम ना बढ़े। क्यों? अब मैं बताता हूं क्यों। अब थोड़ी चीज आप उसमें देखिए, मैं थोड़ा सा एक मटे का आंकड़ा मैंने निकाला है, इसलिए बहुत जरूरी था। देखिए 27 फरवरी जब युद्ध से पहले का दिन है तो $72 का तेल था। उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ 82 का हुआ। 4 मार्च को जब होर्मुज बंद हुआ तो वहां पर $120 का था। आप सोचिए $120। और उसके बाद 4-5 मई जब इलेक्शन खत्म हो गए तो 114 का था, 8 मई को 101 का था, और उसके बाद 101 से 105 के बीच में रहा है। मैं $1 गलत भी हो सकता हूँ, अर्थशास्त्री बैठे उनके सामने मैं दावा नहीं करता, मैं इतना पुख्ता बता रहा हूँ। लेकिन जो मार्च की बात है, 4 मार्च, वो चुनाव का समय था, $120 थे। गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या करा, अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा समझेंगे कि आप चुनाव में जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो कंपनियां ब्रीडिंग कर रही हैं, कंपनियों की आर्थिक हालत खराब हो रही, घाटा उठा रही हैं, वो किसके लिए उठा रही हैं? जनता के लिए। एक मिनट सुन जाना बात को मेरी प्लीज। वो क्या जनता के लिए उठा रही है? वो उठा रही है आपके चुनाव के लिए, 5 स्टेट के, वो आपके 5 स्टेट के चुनाव के लिए उठा रही है, जनता के लिए नहीं उठा रही है दोस्त। क्योंकि अगर वहां पर पड़ जाता तो आपको विरोध झेलना पड़ जाता। और आज आपने क्या किया, आज उसके बाद धीरे से आपने देशभक्ति का जाम पिलवाया। बिल्कुल होना चाहिए, सोना नहीं खरीदेंगे, हमें चाहिए विदेशी पूंजी,
विदेशी हमारे पास मुद्रा, हमारे पास भंडार होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि चुनाव के दौरान अपनी इस रणनीति का आप प्रयोग करते हो, तो चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आप कहां रखते हो? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह आती है, आज की तारीख में जब वो 106 हो गया तब आप बढ़ा रहे हो, आगे की बात भी हो रही है धीरे धीरे। आज लोग क्यों कह रहे हैं ये बात कि अरे भाई इतनी थी, बढ़ना ही था, लोग ये तब भी कह देते। आपको डर था कि कहीं इससे चुनाव बिगड़ ना जाए, आपने अपनी कंपनियों को घाटा दिया। दूसरी बात, जो बात मैंने पहले कही थी, कंपनियां ऑलरेडी 2 लाख करोड़ के आसपास उस समय में कमा चुकी, ज्यादा मुनाफा कमा चुकी जब हमारा रेट कम था। तो अगर हम आज हम कीमत बढ़ने पे उसका वोट जनता पर डाल सकते हैं, जनता के केवल मैंने कहा ना ट्रेवलिंग पर नहीं पड़ेगा, खाने पीने रहने हर चीज पे पड़ेगा, और उस पे पड़ने के बाद तो उस समय उसे राहत भी दे सकते थे। जनता तब भी आपके साथ आती अगर आप राहत दिए होते। आपने क्लियर कहा होता कम है तो कम देंगे, ज्यादा होगा ज्यादा देंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये बात ऐसे कही जा सकती थी। चुनाव के दौरान ये बात क्यों नहीं कही, चुनाव के बाद ये बात क्यों कही? सवाल इस पर है नागेंद्र जी, और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है। लोग कह रहे हैं कि भाई रजनीश जी इसका थोड़ा आप जवाब दीजिए, फिर अखिल साहब के पास जाएंगे। जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो टाइमिंग है उसका जो पहले भी बढ़ाया जा सकता था, या अभी लेट से क्यों बढ़ाया गया, इलेक्शन के आसपास क्यों नहीं बढ़ाया गया, जिससे कि जनता को पता चले। तो मैं बहुत हद तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, और इस बात पे मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस 50-60% बढ़ जाए, तो ये प्रेशर होता है इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गवर्नमेंट के पास कि उसको पास ऑन करें। हम अगर अपने बगल वाले कंट्री का देखें, जैसे पाकिस्तान है, उनके यहाँ 400 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। यूरोप के भी कुछ कंट्रीज में 200 रुपए का पेट्रोल है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 रुपए ही आए हैं। तो अभी क्या है कि एक लिमिट होता है कोई भी लॉस अब्सॉर्ब करने का। हाँ, आपकी बात पॉलिटिकली बिल्कुल सही हो सकती है, मैं उस पर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हमारे हिसाब से, मेरे समझ से, ये जो प्राइस बढ़ना था वो ड्यू था। लोग 5 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने 3 रुपए बढ़ाए हैं। और अगर यही ट्रेंड रहा, अगर ये 100 के ऊपर ही रहा क्रूड का प्राइस, तो आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो अगले सकता हफ्ते है। कुछ और ज्यादा प्राइस राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और इसमें सब सवाल थोड़ा सा ऐड कर दूं, एक बार मान लीजिए दाम बढ़ गए, फिर पेट्रोल के प्राइसेस, वॉर रुक जाए, कुछ भी हो जाए, मान लीजिए कि 115 रुपए का पेट्रोल हो गया, वो वापस 100 का होगा या 95-96 का होगा? वो हमेशा 115 का ही रहने वाला है नॉर्मली, जो हमने देखा है। जी, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, बट अगर प्राइसेस वापस कम हुए तो डेफिनेटली कम होने चाहिए, और उसका इफेक्ट यहाँ पे जनता लेकिन को ऐसा मिलना हमने चाहिए। देखा है कभी अपनी इकोनॉमी में? आपकी बात सही है, पहले हमने देखा है, पहले जब प्राइसेस कम थे तब भी पास ऑन नहीं किया जाता था। तो इसी के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए लड़ाई करते हैं, जिसका स्टेट भी काफी विरोध करते हैं कि हमारा बहुत रेवेन्यू इससे लॉस होगा। और एक्साइज में तो गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया, लेकिन अभी भी वैट काफी है इसके ऊपर। जी, प्रोफेसर स्वामी, वही मेरा सवाल आपसे है जो अभी रजनीश जी से है कि प्राइसेस का क्या होगा, एक हफ्ते में फिर बढ़ सकते हैं? और आपने सुना ही होगा शिवेंद्र गौड़ जी को, वो क्या सवाल पूछ रहे थे। और साथ में एक बार प्राइसेस बढ़ गए, 115-20 पे पहुंच गए मान लीजिए, तो कभी वापस नहीं आने वाला, हो सकता है वो वहीं रुका रहे, वॉर कहीं भी हो या बंद हो जाए। नहीं, असल में रजनीश जी और वोरा साहब जो है ना, ये उस क्लास को बिलोंग करते हैं जो कि मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं। इनको गरीबों की चिंता नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल। चिंता उन देशवासियों की है जो बेचारा 11,000 रुपए महीना अपने घर ले जाता है, उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा, सड़क पे उतरता है तो लाठी से मारा जाता है, जेल भेजा जाता है। मेरे को उन बच्चों की चिंता है नीट पे जिनके पेपर लीक हर साल हो जाते हैं। देखिए, वास्तविकता यह है, देश हमारा जो है ना वो गरीबों से बनता है, उनके परिश्रम से हमारे घर चलते हैं। उनके ऊपर जो ये अन्याय हो रहा है, अरे सब्सिडाइज गवर्नमेंट क्यों नहीं कर देती? अगर हम विश्वगुरु हैं, अगर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो वोरा साहब कह रहे थे, सब्सिडाइज क्यों नहीं कर देते? 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दे दें। अरे विदेश जाके तो आप 5-5, 10-10 हजार करोड़ पता नहीं किस किस देश में बांट देते हैं। आप जाके 7.5 कैरेट का हीरा मिसेस बाइडेन को गिफ्ट कर देते हैं। तो ये 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दे दीजिए ऑयल कंपनीज को। गरीब जनता पे बोझ क्यों डालते हैं भाई? गरीबों के घर के चूल्हे जलने देंगे कि नहीं देंगे, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं। सब्सिडाइज कर दीजिए, टैक्सेस को कम कर दीजिए, दाम मत बढ़ाइए। दाम आप बढ़ाते हैं, गरीबों के पेट पे लात मारते। जी, चलिए देखिए, अब देखा जाएगा कि आगे होता क्या। अगला हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है,
और आपने हमें समय दिया। प्रोफेसर स्वामी वोरा साहब तो थोड़ा जल्दी चले गए, नाराज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे शो पे हो ही जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वोरा साहब वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं। रजनीश जी थैंक यू, आप हमसे जुड़े और पूरे मामले को हमें समझाया और हमें और ज्यादा क्लैरिटी दी कि आगे क्या हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम दोबारा आप लोगों से जुड़े और इस मुद्दे को समझ पाए। गौर साहब, शिवेंद्र गौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि जनता क्या सोच रही है, कितना ज्यादा तैयार है और भी ज्यादा महंगे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैसेस को खरीदने के लिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चाएं चलने लगी होंगी, मीम्स आने लगे होंगे। मोदी जी गए हैं तेल लाने यूएई से, नहीं इस बार लिटरली गए हैं तेल लाने यूएई से, और लेकर के आएंगे। हमें उम्मीद यही है कि तेल थोड़ा सस्ता हो, और अगर आप इसको बढ़ा भी रहे हो तो वक्त के साथ आप कम भी कर देना। ऐसा नहीं कि बस 120 रुपए का पेट्रोल हम मई में खरीद रहे हो और इससे हमारे पूरे भारत में बहुत बुरा असर हो। आप देखते रहिए वन इंडिया। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.